नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम पाठशाला में। आज यूपीट्रिपलएससी पेट श्रृंखला के भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसको पढ़ाऊंगा मैं। तो इस सभ्यता की विशेषता शुरुआत यहीं से है। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड इस सभ्यता की विशेषता थी। इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसको हम देखते हैं। विस्तार जो है इसका, जो ये सभ्यता उत्तर से दक्षिण में मांडा से लेके, जो मांडा उत्तर में है जम्मू कश्मीर में, और वहाँ से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। और पश्चिम में सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य है, वहाँ से आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ तक मतलब मेरठ आलमगीरपुर मेरठ तक इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित स्थल इसमें से मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, जो सभ्यता से जो मिला है। सबसे दक्षिण में स्थित स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्व में स्थित स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिम में स्थित स्थल सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे दक्षिण में स्थित स्थल, तो चारों ऑप्शन मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रत्येक दिशा का स्थल पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता के नाम कौन कौन से कहे जाते हैं, जो आम बोलचाल या कहे गए हैं आम बोलचाल की भाषा में, अब किस पुस्तकों में या हमारे किताबों में और प्रश्न पत्र में मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन नामों से जानी जाती है सभ्यता। इस सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। समकालीन सभ्यताएं इसमें थी, जो ये सभ्यता थी, इसके साथ में अन्य पूरे और देशों में इस सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं जो थी वो मेसोपोटामिया, जो आज इराक है, वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में। और मिस्र, जिसके पिरामिड मिलते हैं, मिस्र की सभ्यता थी वो इस सभ्यता के समकालीन थी, हड़प्पा सभ्यता के। नामकरण इस सभ्यता का जॉन मार्शल ने किया था, इसको सिंधु सभ्यता कहा था। खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। नेतृत्व था सर जॉन मार्शल का, 1921 में की गई थी, और कराया किसके द्वारा गया, दयाराम साहनी के द्वारा। इस सभ्यता का जो तिथि निर्धारण हुआ है कार्बन 14 तकनीक के द्वारा, जो कि माना गया कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है ये सभ्यता रही है। सर्वाधिक खोजे गए स्थल, सबसे ज़्यादा खोजे गए स्थल गुजरात में मिले हैं स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक। बंदरगाह नगर लोथल था और सुरकोतला था, दो बंदरगाह नगर थे। अभी तक प्राप्त सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है। जो स्नानागार मिला है वो सबसे बड़ी अभी तक की प्राप्त इमारत है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लिपि इसकी भाव चित्रात्मक थी, जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, और दूसरी लाइन में दाएं से बाएं, और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इस सभ्यता में प्रमुख फसल जो थी इन लोग के लिए गेहूं और जौ थी। सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सड़कें समकोण पर काटती थीं एक दूसरे को, जैसे नगरों में होती हैं आज भी। नालियाँ पक्की थीं, ढकी हुई थीं, मकान पक्की ईंट के बने हुए थे। उपासना या पूजा, ये लोग किसकी उपासना करते थे, तो लोग जो हैं मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुओं में जो कुबड़ वाला बैल था वो पूजा जाता था, वो पूजनीय था। समाज मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि इस समय जो खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली हैं सबसे ज़्यादा स्त्रियों की मिली हैं, इसलिए ये माना गया कि समाज मातृ सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तौल की इकाई 16 के गुणज में होती थी, मतलब 16 के गुणे में होती थी, 16, 64, 160, 320, इस प्रकार से। धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी, क्योंकि इस समय की एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दर्शाया गया है उसमें। तो ऐसा माना गया ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था इस समय में। और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। अन्नागार मतलब जहाँ अन्न रखा जाता था। विशाल अन्नागार स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो सबसे बड़ी इमारत थी, और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मोहरें जो मिली हैं
उन पे एक सींग वाले बैल की आकृति अंकित थी, जो कि सेल खड़ी द्वारा बनाई गई थी। लोग तांबा, चांदी, सोना, टिन, शीशा आदि से परिचित थे, परंतु लौह धातु से परिचित नहीं थे। मतलब लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था तो तलवार का भी ज्ञान नहीं था, तलवार भी नहीं बना सकते थे, तलवारें नहीं थीं उस समय। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर 4 ये पशु विराजमान थे। हाथी था, गैंडा था, चीता था और भैंसा था। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से पशु विराजमान थे जो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुआ। कालीबंगन आया या कालीबंगा लिखा हुआ है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ से ये दोनों एक ही चीज़ है, कालीबंगन या कालीबंगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ से मिला है। उसके आगे नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, कालीबंगन से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अच्छा, इस सभ्यता की एक खास बात थी कि जो घर बनाए जाते थे वो मुख्य मार्ग की ओर उनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं लगाए जाते थे, बल्कि पिछवाड़े की ओर लगाए जाते थे। और केवल एक लोथल नगर ऐसा था गुजरात में जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मिट्टी के हल का साक्ष्य बनावली हरियाणा से मिला है। हरियाणा में एक जगह बनावली मिली, वहाँ से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला। तो ऐसा माना गया कि लोगों को जुताई वगैरह का ज्ञान था, जुता हुआ खेत भी मिला था, हल भी मिल गया, तो हल की भी उनको ज्ञान था, हल का भी, ऐसा माना गया। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। तो युग्म समाधियाँ कहाँ कहाँ मिली हैं? तो युग्म समाधियाँ मिली हैं लोथल और कालीबंगा से। नदियों के तट पर स्थित स्थल कौन कौन से थे उस समय? तो हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान में है था, मतलब, और इसके अवशेष मिले हैं पाकिस्तान से, हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित एक शहर था, नगर था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही था ये भी, और ये सिंधु नदी के तट पर था। कालीबंगा जो भी कह लो, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर अवस्थित था। लोथल ये बंदरगाह नगर था और गुजरात में स्थित था। तो ये जो है भोगवा नदी के किनारे या तट पे अवस्थित था। आलमगीरपुर ये मेरठ में है, तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। ये दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित, प्रवरा नदी के किनारे। भगवानपुरा हरियाणा ये सरस्वती नदी के किनारे, जो कि विलुप्त हो चुकी थी और उसको दोबारा से उस नदी को दोबारा से खुदाई वगैरह करके दोबारा से उजागर करने की कोशिश की जा रही है सरकार के प्रयास के द्वारा। अब अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो हैं उनके उत्खननकर्ता कौन कौन है? तो जैसे हड़प्पा है, 1921 में इसकी खुदाई हुई दयाराम साहनी के द्वारा। वैसे ही मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई हुई राखलदास बनर्जी के द्वारा कराई गई। रोपण और आलमगीरपुर, रोपण पंजाब में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। इन दोनों स्थलों की जो खुदाई हुई वो हुई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, इनके नेतृत्व में। रोपण पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में यज्ञदत्त शर्मा। रंगपुर गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। इन दोनों स्थलों की खुदाई रंगनाथ राव द्वारा कराई गई। वैसे ही बनावली और या बनवाली भी इसको कहते हैं, बनावली को कहीं कहीं बनवाली भी लिख के आ जाता है। तो बनावली हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में। इन दोनों की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई, इसमें जिनका कभी कभी RS बिष्ट भी लिख के आ जाता है नाम। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने काफ़ी मेन पॉइंट्स जो थे वो इस प्रकार से करा दिए हैं। और अगर आपको इसके MCQ वगैरह चाहिए तो भी मैं एक वीडियो अलग अलग प्रत्येक जो जितना भी GS का पार्ट है UPSSC के लिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए अलग अलग मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा और वीडियो बना के, और उसके बाद प्रत्येक टॉपिक से जितने मतलब मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनके लिए मैं एक MCQ की सीरीज भी शुरू कर दूंगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
तो वो भी आप लोग करते रहिएगा, तो उससे आपको पहले आप ये पढ़ लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देंगे तो ऑप्शन रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा उससे। तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।